अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरा ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि अभी तक ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं, बॉल फेंकते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो मेरे सामने मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलामुअलैकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। कादिर, कैसा रहा कल का टूर, कल का सफ़र और जो हमने प्रोग्राम किया, उसके बाद जो स्टेडियम का हमने रुख किया, क्या फीडबैक है? बहुत अच्छा रहा है जी, और फीडबैक आवाम बताएगी और आवाम हमें प्यार करती है, नो डाउट। और बॉर्डर पार से भी आवाम देखेगी, वो भी देखेंगे कि काश हम लाहौर आ जाते, स्टेडियम में, इतने खूबसूरत स्टेडियम में जो बन रहा है, काश इसमें हम मैच खेल लेते। तो खैर अब पछताया क्या हो, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो उनको बेचारों को अब सब्र ही करना चाहिए, उनको बार बार दुबई स्टेडियम ही देखना चाहिए। हम लोगों ने तो ऑफ़र की थी कि लाहौर देख लें, आपको पता है जिन्हें लाहौर नहीं अभी बना नहीं है, अभी आपने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है तो आपको खूबसूरत लग रहा है, जो हकीकत में वही फिलहाल जो आसपास खंडर है अभी उसको ठीक करना है, अभी बहुत काम बाकी है। अलबत्ता जो ग्राउंड है, जो प्ले एरिया है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसके इर्द गिर्द मामलात है वो अभी हो रहे हैं सॉल्व, बन जाएंगे जब क्या उस मतलब ड्रिपें लगी हुई हैं इर्द गिर्द, ड्रिपें लगने वाला काम ही है वहां पर। यकीन माने जिस तरह के हेमलेट पहनकर जो है वो मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उससे महसूस हो रहा है कि कितने जोरों शोर से वहां पर काम जारी है, कितनी मेहनत की जा रही है वहां पर। एंड सबसे पहले तो आई विल सैल्यूट एवरी मैन हु इज वर्किंग देयर, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मैं खुद करूंगी कि जितने भी लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो बहुत जीदारी दिखा रहे हैं। सर्दी गर्मी देखिए कोई मौसम नहीं, कुछ भी नहीं, और स्टेडियम को जिस तरह से उसको ठीक किया जा रहा है और जिस तरह से अपग्रेडेशन का एक पैगाम दिया और उस पर अमल जिस तरह से किया जा रहा है वो एक बहुत काबिल तारीफ बात है। बट ये है कि कुछ चीजें अभी उसमें हो रही हैं, जब वो बन जाएंगी उस वक्त हम ये कहेंगे कि हाँ काश लोग यहाँ पर आते, लाहौर में देखने की बात करते, वो वक्त भी आएगा, पूरी उम्मीद है हम लोग। अच्छा कादिर, सबसे पहले क्योंकि ग्राउंड की बात की तो ग्राउंड से एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली कोई मैच लाहौर में नहीं है। तो व्हाट इफ़ वी टॉक अबाउट पीएसएल के, मतलब पीएसएल के तो मैचेस होंगे इन्हीं ग्राउंड्स में होंगे, और पीएसएल में कुछ नए नाम भी शामिल हुए हैं जिनमें एलेक्स कैरी भी है, फिर उसके बाद सिकंदर रजा भी है, उस्मान ख्वाजा भी है। वो बेसिकली जो पीएसएल का इशू है वो पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम तर मैचेस जो होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो लाहौर में ही होते हैं। कराची वेन्यू है, रावलपिंडी है, मुल्तान है, ज़्यादा से ज़्यादा वेन्यूज़ होने चाहिए पीएसएल के तौर पर। ख़ास तौर पर पेशावर का जो बड़ा प्यारा स्टेडियम अरबाब नियाज़ स्टेडियम बन रहा है वहाँ पर मैच होना चाहिए। उसके बाद फैसलाबाद का स्टेडियम है, वहाँ पर मैचेस होने चाहिए, ताकि आप जितना मैक्सिमम क्राउड को पुल कर सकें, अपने पास लेकर आ सकें। और जो क्राउड पुलिंग है एक स्ट्रेटजी है वो बनानी चाहिए। देखें ये वाला प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट का काम होता है, फिर उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल्स का काम होता है, टिकटिंग का काम होता है। तो इन सब डिपार्टमेंट्स को मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए। देखिए सियालकोट की आवाम है, उसके बाद आप गुजरावाला की आवाम है, बाकी जो इनके साइड्स एरिया हैं उनके मुरीद की आवाम है, तो वो लोग भी क्रिकेट से प्यार करते हैं। आप दूसरी तरफ साउथ पंजाब में चले जाएं, वो लोग भी बेइंतहा प्यार करते हैं। तो उसको साउथ पंजाब की पट्टी को कवर करने के लिए मुल्तान में स्टेडियम है आपके पास, उधर से आवाम स्टेडियम्स हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन अगर हम देखें कादिर, जो इंटरेस्ट का फैक्टर है वो डेफिनेटली खिलाड़ियों के साथ होता है। और अभी हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह से खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं उनमें जिस तरह से आपने भी बताया, एलेक्स कैरी भी है, उस्मान ख्वाजा भी है, सिकंदर रजा भी है, अच्छे नाम जो है वो हमने इसमें शामिल किया इस बार। डेरिल मिचेल भी हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, एलेक्स कैरी हैं, उसके साथ साथ सिकंदर रजा हैं जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है, साइन अप किया है पीएसएल के लिए। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला और बड़े नाम केन विलियमसन और उसके साथ क्रिस वोक्स वगैरह जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उनको भी साइन अप कर लिया जाएगा, राज़ी कर लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर अभी तक जो काम जो हमें ज़राए बताते हैं, जो स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और केन विलियमसन, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इनको लाने के लिए। तो अभी तक जो है वो इस तरह की कोई इतला मौसूल नहीं हुई कि उन्होंने साइन अप कर लिया, लेकिन उम्मीद है कि वो मान जाएंगे। उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, उनको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ पहले जो है वो सुनने में ये आया था कि शायद उन्होंने इनकार कर दिया है आने से, तो उस वक़्त हमने खबर भी दी थी, लेकिन अब जो है वो खबर ये पता लगी है कि बड़े नाम जो हैं वो पाकिस्तान इंशाल्लाह आएंगे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और काफ़ी हद तक जदोजहद कर रही है पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट इसको बेहतर बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। और लाहौर की जैसे आपने बात की, तो लाहौर जो है वो
आपको पता है जिंदा दिलाने लाहौर हर एक को वेलकम करते हैं। बिल्कुल। लाहौर कलंदर्स का ये होम ग्राउंड है। हाँ। और जिस तरह कराची किंग्स का अब नेशनल बैंक स्टेडियम हो जाएगा, नया नाज़िमाबाद हाँ बिल्कुल, और बाकी जो टीमें हैं उनका भी हो जाएगा। लेकिन लाहौर जो है उसकी टीम जब वो आती है खेलने के लिए, लाहौर कराची का खास तौर पर जब मैच होता है तो वो एक राइवलरी से कम नहीं होता। वो आप ऐसे समझें कि जिस तरह एशेस चल रही है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया चल रहा है सीरीज़, वो इनका डोमेस्टिक में राइवलरी है बहुत ज़्यादा। तो वो दोनों के टीम ऑनर्स भी, टीम मैनेजमेंट भी, इवन प्लेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं गेम के अंदर, और ख़ास तौर पर दोनों साइड्स के क्राउड भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल। आप अगर कराची में देख लें तो उधर हाउसफुल होगा, लाहौर में देखेंगे यहाँ हाउसफुल होगा। तो इसलिए इस तरह के जो मैचेस हैं वो जान डालते हैं किसी भी टूर्नामेंट में, जिनको क्राउड देखने आता है। क्राउड किनको देखने आता है? प्लेयर्स को देखने आता है। बाबर इवन जब कराची में था और शाहीन इधर लाहौर में था तो क्या खूबसूरत कम्बिनेशन था, मतलब मैच हो रहे थे, हारिस रऊफ था, दूसरी तरफ बाबर था। तो अब लोग पेशावर को भी देखने आते हैं मैच ज़्यादातर। बिल्कुल, बाबर की वजह से, पेशावर ज़ल्मी बाबर की वजह से देखने आते हैं, मुल्तान रिजवान की वजह से देखने आते हैं, शाहीन के जो फैंस हैं वो लाहौर को सपोर्ट करते हैं, हारिस रऊफ हैं, ज़मान खान है, फ़खर ज़मान के सपोर्टर लाहौर को देखने आते हैं। तो इस मरतबा कुछ जो है वो ट्रेड्स भी होंगी प्लेयर्स की, और रद्दोबदल होंगे, इधर उधर जाएंगे प्लेयर्स। गवादर को शायद जो है वो मद्देनजर रखा जा रहा है, काफ़ी खबरें इस हवाले से। देखिए गवादर जो है वो 11 जनवरी को अनाउंस हो चुका है गवादर ड्राफ्टिंग के लिए और वेन्यू, लेकिन कुछ जो है वो PSL जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उन्होंने सवालात उठाए हैं कि वहाँ पर लॉजिस्टिक जो इश्यूज़ होंगे उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा, लॉजिस्टिक मसाइल को कैसे हल किया जाएगा। प्लस मौसम अगर आप देखें, मौसम देखें वहाँ पर जो है वो एक विंडी वेदर होता है, प्लस एक बीचेज़ हैं, तो वहाँ पर मौसम का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वहाँ पर लॉजिस्टिक इश्यूज़ ज़रूर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके वहाँ पे कम्युनिकेशन राब्ते जो हैं, मतलब उनके राब्तों का इशू आ सकता है, आपका स्टे का, आपका ट्रैवलिंग का इशू आ सकता है। तो इसलिए तमाम तर जो सवालात हैं वो उठाए हैं फ्रेंचाइजीज़ ने PSL मैनेजमेंट के साथ, और PSL मैनेजमेंट ने उनको बिल्कुल ये कहा है, यकीन दहानी करवाई है कि हर तरीके से इंतज़ामात होंगे, अच्छे इंतज़ामात होंगे, और तमाम जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनको किसी किस्म का इशू नहीं होने देंगे। अलबत्ता ये भी एक जो हमें ज़राए बताते हैं खबर के चार्टर्ड प्लेन भी हो सकता है तमाम फ्रेंचाइजीज़ के लिए, कि वो गवादर जो है वो यहाँ से लाहौर से अगर नहीं जाती है, या बाकी जगहों से अगर फ़्लाइट नहीं जाती, तो फिर एक ही चार्टर्ड प्लेन होगा जिसमें सारी फ्रेंचाइजीज़ बैठे होंगे और वो डायरेक्ट गवादर जाएंगे। बट अगेन अगर हम देखें आज जिस तरह से मौसम का सडनली रुख बदला है, एकदम से फॉगी वेदर हो गया है, बारिश हुई है, तो उसमें फिर जो है ना वो प्लेन भी ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा हमें फिर एक दफ़ा जब उड़ जाता है फिर कोई मसला नहीं होता, खैर लैंडिंग और टेक ऑफ पे इशू होता है। खैर फिर क्योंकि वो बादलों की रेंज से फिर ऊपर निकल जाता है, तो इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है, लॉजिस्टिक मसाइल भी हल हो जाएंगे। जिन्होंने करवाया है, जिन्होंने ये डिसीजन लिया है PSL मैनेजमेंट ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने, तो वही उसको हैंडल भी करेंगे और वही उसको देखेंगे भी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला PSL की ड्राफ्टिंग पे इवन और पाकिस्तान सुपर लीग पे। तो सीज़न 10 ख़ास तौर पर यादगार बनाया जा रहा है, और कई फ्रेंचाइजीज़ जो हैं वो इस मरतबा थोड़ा सा जो है वो हर मामलात में ना हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसे दबा के पैसे भी खर्च करेंगी, और कुछ ऐसे सोच के जा रही हैं कि ये शायद उनका आखिरी PSL हो, टीमों की आगे खरीदो फरोख्त भी होनी है, आगे 2 टीमें एंटर भी होनी है, तो इस वजह से ये भी अहमियत का आमिल हो सकता है। प्लस प्लेयर्स जो हैं वो इंशाल्लाह बड़े आएंगे, क्योंकि IPL में 150 से ज़ायद प्लेयर्स जो थे ऐसे थे जिनको जो अनसोल्ड रहे, जिनको पिक नहीं किया, किसी ने बाय नहीं किया, तो वो अब PSL जो है उन पर फोकस कर रही है कि जो बड़े नाम हैं उनमें से वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन प्लेयर्स को जो है वो ख़ास तौर पर बुलाया जाए। शकीबुल हसन ने भी कर लिया साइन अप, और बाकी भी प्लेयर्स कर ही जा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट जो है वो इसका ऐलान कर रही है। बिल्कुल सही है। कादिर, एक और चीज़ मैंने सोचा कि मैं शेयर करूं, क्योंकि डिस्कशन हो रही है प्लेयर्स के बारे में। क्वेटा ग्लेडिएटर्स की अगर हम बात करते हैं, जहां पर लाहौर कलंदर्स ने ट्रायल सेशंस के साथ साथ इतने खिलाड़ी बनाए हैं, वहां पर क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने भी हमें बहुत बड़े नाम दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम अगर हम देखते हैं सरफराज अहमद का,
सरफराज अहमद जो हमारे चैंपियंस ट्रॉफी के विनर कप्तान रहे हैं, असद शफीक, मीर हमजा, सऊद शकील, साइम अयूब जो अभी इस वक्त हमारे लीडिंग प्लेयर हैं, देन ताबिश खान, साद अली, एहसन अली, मोहम्मद आज़म खान, दानिश अजीज़, रोमान रईस खान, फ़खर जमान, उस्मान खान, उमैर बिन यूसुफ, अनवर अली, शान मसूद, रमीज़ राजा जूनियर। फिर उसके बाद अगर आने वाले प्लेयर्स की बात करें उनमें भी ख्वाजा नाफे, हारून अरशद, गाजी गौरी, मोहम्मद उमर, साकिब खान, अब्दुर्रहमान, साद बेग, कई ऐसे नाम हैं जो पाकिस्तान, अगर हम क्रिकेट क्लब कराची की बात करते हैं, आलमगीर जिम खाना कराची, जहाँ पर नदीम उमर साहब और जो मैनेजर हैं आज़म खान साहब, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप तो बल्कि ख़ुद भी जानते हैं पर्सनली, और हमें काफ़ी बड़े नाम जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से भी मिलते हैं। तो इस बार डेफिनेटली जो नए खिलाड़ी भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो नाम मैंने जैसे लिए हैं, तो वो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पैदा होने वाला है। देखिए, नदीम भाई और आज़म भाई जो हैं सॉरी, वो कराची में आप ये समझें कि फादर फिगर की हैसियत से रखते हैं, और तमाम जितने प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि जो नाम आपने लिए और जो जितने रह गए हैं, हाँ, कराची से जो भी लड़का होता है वो उमर एसोसिएट से वाबस्ता, और फिर उसके बाद जो है वो आज़म भाई जो है वो बिल्कुल हर बच्चे का ख्याल रखते हैं, हर खिलाड़ी का ख्याल रखते हैं, और मैंने उनको लिटरली उनको बच्चों की तरह, मतलब वो बड़े हैं और बच्चों की तरह उनको मतलब ट्रीट करते हैं। प्लेयर्स को देखा है और प्लेयर्स भी उनकी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि जब आपकी बॉन्डिंग हो जाती है, जब आपके साथ एक बंदा लॉयल होकर चलता है, तब फिर आपको भी उसके साथ लॉयल होना पड़ता है और उसकी डांट डपट सुननी पड़ती है। तो वो आपके बुरे के लिए नहीं समझाते। आज़म भाई जब गुस्से में आते हैं, मैंने उनको देखा हुआ है, तो वो उस टाइम प्लेयर्स को डांटते हैं। प्लेयर्स भी उनको ऐसे सुनते जैसे वो अपने वालिद को सुनते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। देखें, ये अच्छी चीज़ है, आपको कामयाब बनाती है, और अगर आप इस तरह की चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं तो आगे भी आपकी बर्दाश्त में इजाफा हो जाता है। नदीम उमर साहब जो है वो बजाते खुद मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है और बहुत अच्छे आदमी हैं, इंसान हैं, और कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हर प्लेयर के लिए उन्होंने बेहतर सोचा है, मतलब अपनी जेब से भी लगाते हैं, सारा कुछ होता है। सरफराज को जिस तरह उन्होंने इज़्ज़त दी, कई साल उन्होंने इज़्ज़त दी, वो नदीम उमर साहब को और आज़म खान साहब को क्रेडिट जाता है। जो सरफराज अहमद साहब को जब कप्तानी से हटा भी दिया था, वो वाहिद दो बंदे थे कि जिन्होंने सरफराज का जो है वो कंधा नहीं छोड़ा। तो वो सरफराज को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सऊद शकील अब नए कप्तान होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के, तो सऊद शकील के साथ भी अब खड़े हैं। सऊद शकील को भी बनाया गया, वहाँ पर उनको बाकायदा तौर पर ग्रूम किया गया। फिर इस तरह कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में होंगे, जिनको आज़म भाई, नदीम भाई जो है वो बड़ों की तरह अभी उनकी लुक आफ्टर भी कर रहे होंगे, उनके साथ मेल जोल भी है, उनकी ज़रूरियात भी पूरी कर रहे होंगे। जो लड़के अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी ज़रूरियात पूरी कर रहे होंगे। तो ये अच्छी चीज़ है। इस तरह के लोगों का ये कोई आम बंदा नहीं कर सकता। ये वो बंदा कर सकता है जिसको क्रिकेट के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है और प्यार होता है और पैशन होता है। वो जब आप इस तरह की चीज़ें करने लग जाते हैं तो फिर आपका वो पैशन नज़र आता है, आपका प्यार नज़र आता है। अदरवाइज़ आपके हर बंदा जो है जिसके पास भी पैसा है वो ये अफोर्ड कर सकता है चीज़ें कि प्लेयर जो है वो ख़रीद ले या प्लेयर कर ले। आपके पास अरबोपति लोग बैठे हैं, लेकिन किसी में ये अल्लाह ताला ने हिम्मत रखी हुई है कि वो प्लेयर्स का एहसास करे, स्पोर्ट्स को प्यार करता है। तो ये इनको क्रेडिट जाता है, नो डाउट। और आतिफ राना, समीन राना साहब, इनको भी क्रेडिट जाता है। और मैंने हमेशा इनको भी प्लेयर्स के रोल प्ले करते हैं। ये भी और नदीम भाई भी दोनों जो हैं वो बड़े फैमिली की तरह प्लेयर्स को रखते हैं। इस्लामाबाद भी इवन बड़ा फैमिली की तरह रखता है। जो हमने अभी कुछ चंद फ्रेंचाइजीज का जिक्र किया है, ये लोग दे डोंट बॉदर अबाउट के हमें बस जीतना है और हमें सिर्फ प्लेयर रिप्लेस कर देना है। ये बहुत सडन डिसीजंस नहीं लेते हैं, ये एक लेगेसी को कायम करते हैं। मेरे ख्याल से लेगेसी का जो लफ्ज़ है वो बहुत सूटेबल रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक खूबसूरती के साथ एक ट्रैक पर लेकर चलते हैं पीएसएल को। और शायद इन्हीं फ्रेंचाइजीज की वजह से पीएसएल आज यहाँ तक पहुँच गया कि इट्स द टाइम दैट पीएसएल सीजन 10 शुरू होने वाला है हमारे पास, और उसकी एक अपनी ऑडियंस है, एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है। सो डेफिनेटली इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट अपकमिंग। और अगर हम बात करें अभी कल के मैच की, आज दूसरा दिन है हमारा टेस्ट मैच का, और कल हमने खासा नुकसान अपना करवाया। रन्स बहुत ज़्यादा हम नहीं बना पाए, पता नहीं क्यों, लेकिन कामरान गुलाम ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। बट अगेन अगर मैं कहूँ कि
एक लूप होल हमारा रह गया जहां पर हम अपनी विकेट्स नहीं बचा पाए, जल्दबाजी के चक्कर में हम रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, हमें क्यों जाना था जल्दी खेलने की तरफ, या हमें शॉट्स मारने की तरफ, या हमें ये देखना चाहिए था कि फील्ड प्लेसमेंट के मुताबिक हमने शॉट्स नहीं खेली हैं और सिर्फ 211 रन के ऊपर हम ऑल आउट हो गए। तो इस सिचुएशन में जहां पर अभी जब मैंने लास्ट देखा था तो मेरे ख्याल से 80+ रन जो हैं वो बना भी चुका था साउथ अफ्रीका, 3 विकेट्स के नुकसान पर शायद। तो अगर हम देखें तो टेस्ट में हम वही गलती दोहरा रहे हैं जो गलतियां हमने पहले दोहराई थी इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में। तो क्या आपको लग रहा है कादिर, अगर हम देखें तो हम क्यों अगेन जल्दबाजी कर रहे हैं? देखें, ऊपर से ओपनर्स स्ट्रगल कर रहे थे, नया बॉल जो है वो समझ नहीं आ रहा था। एक नया बॉलर आया, उसने जो है वो खासतौर पर मुश्किल डाली इनको, और जिस तरह रबाडा बॉल कर रहे थे, इनके 2 फास्ट बॉलर नए थे, तो वो नए जो थे वो समझने मुश्किल थे। रबाडा कुछ खेल चुके हैं ये पहले, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि मिसकैलकुलेशन हो गई है, और साइम शान नहीं चले, फिर बाबर भी नहीं चला, 4 पे आउट हुआ। फिर उसके बाद कामरान गुलाम ने थोड़ा सहारा दिया, रिजवान की कामरान गुलाम के साथ पार्टनरशिप लगी, साउथ शकील जो है वो जल्दी आउट हुए, सलमान आगा जल्दी आउट हुए, आमिर जमाल थोड़ा सा टिक गए, उन्होंने 20-25 रन से ऊपर स्कोर किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई ठहरा नहीं विकेट पे लंबा, और पहले ही दिन हम लोग जो है वो मतलब आउट हुए। उसके बाद 211 रन कुछ नहीं थे। मेरा ये था कि 300, 300, 350 अगर बनाते हैं हम पहले दिन, तो तब हम स्टेबल पोजीशन पर होते हैं। अलबत्ता अभी जो है उनके 4 आउट हो चुके हैं, तो अगर हम उसके बाद आखिरी सेशन में ही आउट कर लेते हैं या दूसरे सेशन में आउट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत होगी। उसके बाद हम रन्स दें, और विकेट पे ठहराव ज़रूरी है हमारे बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हमने जो है वो उनको टारगेट देना। तो कंडीशंस तो अभी धूप वगैरह भी मेरे ख्याल में निकलनी शुरू हुई है, मैंने देखी है, तो कंडीशंस तो अभी ठीक हैं। दूसरे तीसरे दिन जाके इजी हो जाएगा काम, लेकिन इनको चाहिए कम से कम अभी जो है ना वो विकेट्स लेने की तरफ जाएं, एग्रेसिव करें बॉलिंग, अपने बॉलर्स को इस वक्त जो है वो सिर्फ ट्रेल कर रहे हैं साउथ अपने बॉलर्स को चेंज करते रहें, हाँ, और तजर्बे करते रहें। कभी नसीम को ले आए, कभी आमिर को ले आए, कभी अब्बास को ले आए, कभी उसको खुरम को ले आए। खुरम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है कल, उसका बॉल बहुत अच्छा स्विंग हो रहा था, और शुक्र है कि अब्बास को भी कल विकेट मिली, लेकिन आज जो है वो सिर्फ आमिर जमाल को अभी तक विकेट मिली है। तो उनको चाहिए कि का खासा ट्रस्ट भी था उनके ऊपर, लेकिन आई विश कि अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया जाए ताकि टेस्ट मैच में थोड़ी जान नज़र आए। मतलब बिल्कुल ही पहले दिन में ही अगर दूसरी टीम बैटिंग शुरू कर देती है तो वो इंटरेस्ट का फैक्टर ख़त्म हो जाता है। मतलब टेस्ट मैच अगर 5 दिन का है तो जल्दी किस बात की है? लाइक यू हैव टू ड्रैग दैट टू 5 डेज, उसमें एक इंटरेस्ट का फैक्टर होता है, और जितना आराम से आप खेलने की तरफ जाते हैं उतना मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से आप खेल सकते हैं। कादिर, एज वी वर टॉकिंग बिफोर अबाउट कदाफी स्टेडियम, तो मैंने सोचा कि हम अपने व्यूअर्स को अपने इसी शो के ऊपर जो है वो कुछ थोड़ा सा खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं कदाफी स्टेडियम का। तो कदाफी स्टेडियम की कुछ ये चीज़ें हमारे सामने हैं। कल कादर और हाफिज साहब हम लोग विजिट कर रहे थे, और हमने ये देखा कि जिस तरह से कदाफी में एनक्लोजर्स जिस किस्म के बनाए गए हैं, जिस तर्ज के बनाए गए हैं, पहले यहाँ पर ऐसी किसी चीज़ का नामो निशान नहीं था, और ये तैयारियाँ इसकी तकरीबन जारी हैं। और ये क्रेन जो है ये कादिर के लिए मंगवाई गई थी, बाद में उन्होंने मेरा नाम ले लिया था। तो ये अभी तैयारियां यहाँ पर शुरू हैं। ये एलईडीज लगेंगी यहाँ पे, एलईडीज यहाँ पर लग जाएंगी बिल्कुल। और कादिर, ये जो एनक्लोजर्स हम देख रहे हैं, ये जो लोग डेफिनेटली कदाफी नहीं आए या पाकिस्तान से बाहर से हमें देख रहे हैं, उनको प्लीज बताइएगा कि पहले यहाँ पर क्या इसका पहले यहाँ पर जो स्टैंड्स थे बिल्कुल छोटी हाइट के थे, और उनका व्यू भी आगे से जंगले वगैरह आ जाते थे, करीब नहीं थे स्टेडियम के, दूर से शक्लें नज़र नहीं आती थी प्लेयर्स की, बहुत दूर होता था। लेकिन अब जैसे ही इसकी हाइट भी बढ़ी है और इसको करीब भी किया है बाउंड्री के, तो उसके बाद जो है वो व्यू भी अच्छा आएगा, और तमाम जो नज़ारे हैं प्लेयर्स के वो भी अच्छे नज़र आएंगे। शॉट्स जो लगती दिखाई देंगी, जो बॉल आता था बाहर वो भी अब आएगा, क्योंकि जंगले की वजह से अक्सर जो है वो बॉल रुक जाता था। सबसे अच्छी बात जो आपने कादिर की कि ऑडियंस कैच पकड़ सकेगी, क्राउड को भी मौका मिलेगा कि वो कैच पकड़े।
तो मतलब ये एक इंटरेस्ट का फैक्टर भी होगा इसके अंदर। अब ये जो दिखाई जा रही है, जो एरिया दिखाया जा रहा है, जो बिल्डिंग है, इसकी मेन बिल्डिंग है, जहां पर हमने कल अंदर से जाकर भी विजिट किया सारा, ये बेसिकली जो है वो इस वक्त एक ऐसी चीज है जो मैथ के मुश्किल सवाल की तरह सामने खड़ी है। यानी इसको सॉल्व करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बाकी तमाम इंतजाम पूरे हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट जगह भी यही है और सबसे ज्यादा टाइम भी इसको लग रहा है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ पर बारिशों की वजह से कुछ पानी भी ठहर गया था, जिसकी वजह से काम रुक गया था। मगर अभी इस वक्त जो मेरे ख्याल से सीवरेज सिस्टम है उस पर भी काम किया गया है और यहाँ पर डग आउट जो है वो बनाया जा रहा है। और इसके अलावा डग आउट के साथ बैक साइड पर जो जिम एंड स्पा एंड कुछ इस तरह के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कादिर, कितना वक्त लग सकता है इस बिल्डिंग को बनने में? बिल्डिंग तकरीबन अब स्ट्रक्चर कंप्लीट है और सिर्फ इसके अब जो बाकी काम है प्रोसेस, उसमें तकरीबन 1 महीना बाकी है और 1 महीना तकरीबन लगेगा। तकरीबन 25 जनवरी या 20 जनवरी तक हैंड ओवर कर देंगे स्टेडियम को और उसकी शक्ल बाकायदा तौर पर निकल आएगी 1 महीने में। यानी ये पूरी बिल्डिंग जो है वो सिर्फ आने वाले 20-25 दिन में या 1 महीने में मुकम्मल हमें तैयार होके मिलेगी। डेडलाइन हमारी 31 दिसंबर थी, लेकिन वो डेडलाइन के मुताबिक हमने 90% काम जो है वो इस तरह से किया है कि मैच यहाँ पर हो सकता है। अगर हम सिर्फ डग आउट भी तैयार कर देते हैं तो वो आई थिंक बाकी सारा कंप्लीट होगा। ये पार्किंग एरिया देखें सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, सिर्फ अब जो है वो उसके बाहर पैनलिंग लगनी है और पेंट होना। बाकी चीज़ें तो कंप्लीट हैं, सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसका भी कनेक्शंस वगैरह हो गए हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं। सिर्फ अंदर जो है वो एक तरह की अब फिनिशिंग टच है वो, जो कि 1 महीना दरकार है उसके लिए। ये फिनिशिंग टच तो नहीं है, तो अभी अच्छा खासा काम बाकी है। नहीं, ग्रे स्ट्रक्चर देखें आपका, जब ग्रे स्ट्रक्चर बन गया है, ग्रे स्ट्रक्चर भी अभी 50% सारी पैनलिंग वगैरह हो रही है और पैनलिंग हो रही है, फिर एसी की डक्टिंग हो रही है, तो वो तकरीबन 1 महीना चाहिए उसके लिए। बाकी चीज़ें कंप्लीट हैं। आपको ये 1 महीने बाद सड़कें भी नहीं नजर आएंगी, आपको 1 महीने के बाद शक्लें भी नहीं नजर आएंगी। देखिए जो रोड्स हैं, जो आपका रास्ता है, वैसे तो खैर बेसमेंट से ही रूट तैयार किया जा रहा है जो लाइक होटल्स की तरफ जाएगा, जो एक नया प्लान बनाया है, बहुत अच्छा प्लान है एक्चुअली में। सेफ्टी के हवाले से भी खिलाड़ी हैं, उनके फैंस होते हैं, वो भी लाइक आ जाते हैं, तो उनकी एक पर्सनल जो ट्रैवलिंग है उसके लिहाज से भी बहुत अच्छा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बाहर का जो सारा मेस है वो ठीक होना जरूरी है। और हाफिज साहब का ये कहना था इस हवाले से कि ये सारा काम जो है ये तो 24-48 घंटों का काम है। ये सब क्लीन हो जाए। मलबा तो क्लीन होने का काम तो कुछ भी नहीं है, 1-2 दिन का काम है। और बाकी जो रोड की है मुरम्मत और रोड नहीं बनेगी, वो भी तकरीबन 2-3 दिन का, 4 दिन का काम है। ऐसा कोई इशू नहीं। कादिर, ऑनेस्टली मैं एक बात करूं, मुझे इंतहाई दुख और अफसोस इस बात का है कि ये जो स्टेडियम बन रहा है, ये स्टेडियम बहुत नॉर्मली होते हैं कंट्रीज़ में। अगर आप देखें इसी तरह का स्टेडियम, मैं जब कराची में गई हूँ, नया नाज़माबाद में इसी तरह का स्टेडियम था, यही चीज़ें थी। फिर अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाकर देखते हैं तो दुनिया में इसी तरह के स्टेडियम्स हैं। ये कोई नई अनोखी चीज़ नहीं बन रही है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे मुल्क में अगर आईसीसी का कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ इतने साल में, तो किसी का भी ख्याल इस तरफ नहीं गया कि आईसीसी का टूर्नामेंट नहीं होता ना हो, हमारी पीएसएल होती है, हमारे यहाँ पर दूसरे मैचेस होते हैं, बायलैटरल सीरीज होती है, तो हम स्टेडियम्स को ही कम अज कम उनका ही कोई नक्शा बेहतर कर दें। और लोगों पर भी आफरीन है कि जो इसीलिए फिर पासेस भी मांगते थे कि हमें नजर तो कुछ आना नहीं है, लेकिन ये है कि वो सिर्फ अपनी स्नैप्स बनाने के लिए वहां पर जाते होंगे, मैच तो नहीं नजर आता वहां पर। अब जाकर ये जो बनाया जा रहा है, ये एक बहुत ही समझ ले कि कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अनोखा बन रहा है, ये होना चाहिए था, ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था। दुख सिर्फ इस बात का है कि किसी ने भी नहीं इस तरफ जो है वो ध्यान दिया। देखें बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेज किए। अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 20-30 साल से, 20-25 साल से किसी को ख्याल नहीं आया कि इस स्टेडियम्स को अपग्रेड किया जाए, और अगर शायद पहले कर लेते तो इतना खर्चा ना आता, या उसको पार्ट्स में करते और उसको थोड़ा थोड़ा करके बनाते, लेकिन कर लेते। जिस तरह फॉरेन बिल्डिंग पूरी नहीं बनाई थी, इसी तरह उसके दरमियान उसके आप इंक्वायर्स एक एक करके अपग्रेड करना शुरू कर देते। आपको फील भी ना होता कि आप पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं या आपका ऑडिट होगा। भाई ऑडिट होगा तो उनको बताएं अपग्रेडेशन कर रहे हैं। हाँ। आप कौन सा घर लेके जा रहे हैं? बिल्कुल। इसलिए कुछ लोग ये डरते रहे हैं पैसे लगाने से। और उसी तरह कौन सा उनका था, एशिया कप भी होना था, हाइब्रिड पर तो बाद में गया ना। उसी तरह अकाउंट में जो है वो पैसा रहा है और वो खर्च करने से डरते रहे। अलबत्ता अपने बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास और बाकी 7 स्टार 5 स्टार होटलों के मज़े लेते रहें, और जो कि हर चेयरमैन ने लिए।
लेकिन दुख की बात यह है कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान ये स्टेडियम हैं ऑलरेडी। आपने नए स्टेडियम कहाँ बनाए? हाँ, आपने नए स्टेडियम, पेशावर वाला एमओयू साइन है, वो आज तक जो है मुदस्सिर नजर साहब के सामने वो हुआ है, वो आज तक नहीं बन सका। देखिए आप जिस तरह अभी नेशनल बैंक को बेचा, बैंक ऑफ पंजाब को ये कदाफी स्टेडियम बेचा, हाँ। राइट्स, आप इसी तरह स्टेडियम्स के नाम फरोख्त करके उनको कह दें कि वो बना दें स्टेडियम्स। आपका रेवेन्यू भी ना, मतलब इतना कोई खर्चा एक्सपेंस भी ना आए। हाँ। आपको आपका वो जो कैपिटल है वो भी रहे अंदर अकाउंट में, आपको नहीं जाना पड़ेगा, पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, आप बाहर से स्पॉन्सर लें, आप उनके नाम पे कर दें। कम से कम सियालकोट, गुजरांवाला, इस तरह के शहरों में, फैसलाबाद में अपग्रेड कर दें, आप एबटाबाद का अपग्रेड करें, तो कम से कम इस तरह के स्टेडियम हमारे पास वेन्यू ज़्यादा होंगे तो हमें मुश्किलात पेश नहीं आएंगी कि हमने सिर्फ लाहौर कराची में करवाना है, बाकी जगह तो नहीं है हमारे पास स्टेडियम कोई। इसलिए ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए। इंग्लैंड में आप जो हर शहर में जाएंगे तो वहाँ पर उनको अलग जो है वो इंटरनेशनल में का स्टेडियम आपके हमसाए मुल्क में अगर आप देखते हैं, श्रीलंका है, कोलंबो के अलावा उनके पास डिफरेंट वेन्यूज़ हैं। फिर अगर आप इवन चलें, अफगानिस्तान का तो खैर कोई स्ट्रक्चर नहीं है उस तरह से, बांग्लादेश है। फिर आप इंडिया में देखें कि उनका अहमदाबाद स्टेडियम, खैर इंडिया तो बड़ा बहुत है, उसका तो हम नहीं कंपेरिजन कर सकते, लेकिन उन्होंने काम किया अपने स्टेडियम्स पर, उन्होंने अपनी क्रिकेट को ग्रो किया है। हमने बस ये सोचा है हमारे यहाँ पर, सॉरी टू से, कि जो पहले लोग बैठे थे, मोहसिन नकवी साहब अब आए हैं, उनको क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनको वो मसाइल नहीं है, लेकिन उनको वो चाहते ही नहीं थे कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो, वो चाहते ही नहीं थे कि ये स्टेडियम्स बेहतर तर्ज के बने, वो चाहते थे कि जो भी मैचेस हैं, जो भी चीज़ें, वो बाहर ही हो, ताकि हम जाएं, हमें वहाँ पर जो है वो डॉलर्स मिले, हमें वहाँ पर जाकर अच्छा रहन सहन मिले, और हम एक लाइफस्टाइल अपना एंजॉय करें, अपनी फैमिलीज को बाहर के टूर करवाएं। तो किसी ने इस तरफ तवज्जो ही दी कि पाकिस्तान को बेहतर बनाया जाए, लोग पाकिस्तान का रुख करें। देखिए बस यही है ना हमारा अलमिया, कि हमारे जब सर पे पड़ती है उस टाइम हमें काम याद आ जाते हैं सारे करने। हाँ। तो ये चीज़ें पहले की सोचनी चाहिए थी, ताकि अगर मगर की सिचुएशन ना पैदा होती। हम ये जिक्र ना कर रहे थे कि 1 महीने बाद फिनिशिंग टच होगा, 1 महीने बाद स्टेडियम तैयार होगा, और कई लोगों को अभी भी जो है वो हैरानगी हो रही होगी, परेशानी भी हो रही होगी कि अभी चंद महीने रह गए हैं, चंद दिन रह गए हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में, अभी तक स्टेडियम कंप्लीट नहीं हुए, क्या होगा क्या नहीं होगा, आईसीसी क्या करेगा। तो ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन अब चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने ये स्टेप लिया है, उनको इस चीज़ का क्रेडिट जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी पूरी जान लगा के, कोशिश करके, और जो भी टास्क लिया उसको ना होने वाला काम उन्होंने जो है वो बिल्कुल अपना जो भी टास्क उन्होंने, जब वज़ीर आला भी थे निगरान, तब वो ऐसे टास्क उन्होंने लिए जो कि नहीं होने वाले थे, उन्होंने करके दिखाया। कलमा चौक अंडरपास जो है वही है, फिर उसके बाद आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाला अंडरपास है, फिर आगे डीएचए जो अंडरपासेस बने हैं, मुतअद्दिद आपके जो ऐसे मुश्किल टास्क थे वो नहीं होने वाले। समनाबाद वाला जो अंडरपास था, सबसे बड़ा कराची में अगर आप देखें, मुझे वहाँ पर जो रोड्स का हाल मैंने देखा है, आई लिटरली से कि वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर लिविंग इन लाहौर विद सच अ गवर्नमेंट। जो लोग इनिशिएटिव्स लेते हैं, स्पेशली मोहसिन नकवी साहब ने बतौर वज़ीर आला जो हमारे मुल्क में एक बेहतरीन फैसले लिए हैं, लाहौर को इतना खूबसूरत बनाया है, इन्हीं लोगों ने बनाया। वरना अगर आप कराची में जाकर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी 1947 वाला है, उसको किसी ने ठीक करने की कोशिश ही नहीं की। हालत ज़ार है उधर की सड़कों की, और उधर के लोग जो है वो तवज्जो नहीं देते। इस लिहाज से सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी, और बड़े काबिल लोग भी हैं, गवर्नर साहब भी हैं उसमें, जिसमें सीएम भी बड़े काबिल हैं, लेकिन उनको कम से कम इस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सोचना चाहिए कि आपकी रोड्स, आपकी जो फुटपाथ हैं, आपके रोड्स हैं, आपके जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, उसको हल करना चाहिए। और रोज़ाना की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो कराची में रिपोर्ट होता है। बिल्कुल तो ऐसे ही है। किसी के साथ स्नैचिंग हो रही है, किसी के साथ जो है वो रॉबरी हो रही है, तो वो इन चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। और देखें, आपका जब तक पूरी दुनिया में आपकी रिपोर्ट जाती है सिक्योरिटी की, आपकी सिक्योरिटी रिपोर्ट होती है, इंटरनेशनल मीडिया आपको मॉनिटर कर रहा होता है, वो जब आपका देखता है कि इधर स्नैचिंग होती है, रॉबरी होती है, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते डरते हैं, टूरिस्ट आते डरते हैं। एक कमेंट है कादिर लॉर्ड बॉयज गेमिंग का, वो कह रहे हैं कि आपको इंडियन प्लेयर्स को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उनके आने की वजह से आपका स्टेडियम जो है वो बन गया है, वरना शायद ये भी ना बनता। जी, आप लोगों ने फंडिंग दी थी हमें, इसलिए बना रहे हैं हम स्टेडियम, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। फंडिंग उन्होंने आईसीसी को दी थी, फिर आईसीसी ने आगे से हमारी हेल्प की थी। वो जिसको मर्जी दें भाई, हमारे पास थे पैसे तो हमने स्टेडियम बना लिए। अच्छा कादिर, एक जनरली एक बात बताएं, वैसे ही मतलब थोड़ा जरा बायसनेस को एक तरफ करके,
ऑब्जेक्टिविटी को जो है ना वो सामने रखते हुए, ये जितना एक इशू बनाया जा रहा है विराट कोहली वाली बात का, क्या इतना इशू बनाना जो है वो मुनासिब है? क्या पास्ट में इस किस्म के मामला नहीं हुए? इशू नहीं है, ये बदतमीजी है। देखिए, बदतमीजी जो है वो पहले कभी नहीं हुई है क्रिकेट में। इशू नहीं है। इशू ये होता कि अगर विराट जो है वो उसके साथ उसको जो है ना वो जो लड़का नया था वो जानबूझ के करता, विराट फिर करता, ये इशू था। अब ये तो इंटेंशनली बदतमीजी है कि आप जा रहे हैं सामने, उसका मुंह कहीं और है, आपने उसको जनाब तो ऐसे कंधा मार दिया और आप उस पे शर्मिंदा नहीं हो रहे। इतने बड़ा प्लेयर हो के आप उस पे शर्मिंदा नहीं हो रहे। फिर आपकी फॉर्म नहीं है, आप आउट ऑफ फॉर्म है, आपका एग्रेशन जो है वो आपका साफ दिखाई दे रहा है, आप एग्जॉस्ट हुए हैं, आपका साफ शक्ल से दिखाई दे रहा है। इसलिए उनको थोड़ा सा तमीज से रहना चाहिए और हिम्मत दिखानी चाहिए। इतने बड़े प्लेयर हैं, इतना बड़ा नाम है, पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, कम से कम इस तरह के एथिक्स नहीं होने चाहिए। पास्ट में भी ऐसे मामलात हुए हैं। मुझे अगर आपको भी याद होगा कि इंजमामुल हक साहब जो है वो बल्ला लेकर ऑडियंस की तरफ, क्राउड की तरफ चले गए थे। अभी शोएब अख्तर से ज्यादा स्लेजिंग कौन करता रहा है? वो तो बाउंसर से जवाब देते थे। मुझे आप ये बताएं, माजी में लोग कत्ल करते रहे और वो हुक्मरानी करते रहे, तो क्या मतलब वो कत्ल करके अब जो लोग हैं वो कत्ल करना शुरू कर दें? वो मुवाजना इस क्रिकेट के साथ या इस इंसिडेंट के साथ नहीं ना, आप उसको डिफेंड कर रही हैं ना, ऐसी बात नहीं है भाई। मैं आपको जो है उसमें ये चीजें होती हैं, स्लेजिंग होती है, ये राइवलरी होती है। अच्छा, आप चाहती हैं कि हर प्लेयर एक दूसरे का सिर फाड़ दे? नहीं सर, तो किसी ने नहीं, आप कहें, अब आप उनको आप यही कहें कि विराट ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, हर प्लेयर को ऐसे ही करना चाहिए। आपका प्लेयर अगर किसी और प्लेयर के साथ करता आपने बोलना था, दूसरा प्लेयर अगर कोई और किसी के साथ करता आपने बोलना करनी थी कि क्रिकेट में स्लेजिंग होती है। मैंने पहले भी, जब रिजवान वाली बात भी हुई थी, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि स्लेजिंग क्रिकेट का हुस्न है। बल्कि कुछ अर्सा पहले आप और मैं बात कर रहे थे, बदतमीजी है। नहीं, बदतमीजी वो इसलिए है, स्लेजिंग कुछ और होता है, ये बदतमीजी है। आप फिजिकली कांटेक्ट कर रहे हैं, ये बदतमीजी है। पोलार्ड ने मिचेल स्टार को, पोलार्ड ने आईपीएल में मिचेल स्टार की तरफ बैट फेंका था, ये बदतमीजी भी थी, ये तो क्राइम था। बांग्लादेश की तरफ से भी लोग करते हैं, ये क्राइम था। शकीबुल हसन ने जो किया, विकेटों को मारा, ये क्राइम था, उनको सजा भी मिली। अब विराट को भी जुर्माना हुआ, सजा तो मिली है उन्हें, तो फिर आईसीसी भी उनका है ना जेशा ना करता, क्यों किया? नहीं तो अब आप खुद ही तो कहते हैं ना, जवाब देना। आईसीसी भाई, आईसीसी तो आप खुद कह रही, अगर आईसीसी ने उनको जुर्माना किया है तो कुछ उनकी गलती है, तो जुर्माना किया ना, तो फिर ऑब्जेक्टिविटी भी तो दिखाई है ना उन्होंने। भाई आप खुद ही अपनी बात को आप डामाडोल कर रही हैं। आप मुझे बताएं, आपने मुझे कहा जी उन्होंने ठीक किया, ये एक और टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक हुसन है, स्लेजिंग सारा कुछ हुसन है, तो आईसीसी ने जुर्माना क्यों किया? ड्रैग ज्यादा किया जा रहा है। नहीं, ड्रैग नहीं ज्यादा किया, ड्रैग ज्यादा किया होता ना तो सिंपल हल ये था कि मैच रेफरी बुलाता दोनों को, विराट कोहली माफी मांगता और मामला रफा दफा हो जाता। अक्सर ऐसे ही होता है। हाँ। आपके डोमेस्टिक में भी, इंटरनेशनल में भी ऐसे ही होता है कि अगर किसी टीम प्लेयर से हुई है बदतमीजी, वो मैच रेफरी के पास जाता है, उससे एक्सक्यूज करता है, उस प्लेयर से भी एक्सक्यूज करता है और मामला वहीं ठप हो जाता है। यहाँ पर मसला है ईगो का, यहाँ पर नहीं, किधर कहाँ एक्सेप्ट किया, किधर इट्स अ मिस्टेक, ये डिसिप्लिन जो है वो खराब हुआ, उन्होंने एडमिट किया इस चीज को। क्यों किया, कब किया उन्होंने? आपने कल नहीं पढ़ी खबर? नहीं, कहाँ पे किया एक्सेप्ट? उन्होंने किया। ओ भाईजान, वो ईगो का मसला है। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, जब इंसान फ्रस्ट्रेशन में होता है, उनसे रन्स नहीं हो रहे तो उसकी ईगो आगे आ जाती है। जब एक बड़ा नामवर खिलाड़ी होता है, उसके रन्स नहीं हो रहे होते, उसका एरा खत्म होने वाला होता है, उस टाइम उसको यही होता है, चाले कि मैं स्क्रीन पे लाइमलाइट में रहूं। इनको जो सुपरस्टार्स होते हैं, इनको लाइमलाइट चाहिए होता है, और ये ज़हनी मरीज इसी वजह से ही बनते हैं कि इनको जब एकदम लाइमलाइट से हटा के बैक स्क्रीन किया जाता है, ये जहन जो है ना इनका पागल हो जाता है। इनको जो है ना ये फिर मैं आपको सही कह रहा हूँ, इनको समझ नहीं आती फिर ये क्या कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन मीडिया अब बदतमीजी की तरफ जा रहा है, अब मिसबिहेव कर रहे हैं। पर्चा करा दे नहीं, मैं तो खैर कुछ नहीं कर सकती, हम तो यहाँ पे बैठ के बात ही कर सकते हैं। मैं भाई क्या कर सकता हूँ? विराट ने बदतमीजी की है, मैं अब उसको डिफेंड नहीं कर सकता। नहीं, जहाँ पर आप विराट को डिफेंड नहीं कर रहे, वहाँ आप ये भी एडमिट बड़ा प्लेयर होगा, जरूर होगा, लेकिन इज्जत से तज़हीक कर रहा है। नहीं, तज़हीक तो फिर अफगानी प्लेयर्स ने भी बड़ी दफा की है। तब नहीं आप बोलेंगे, आसिफ अली को जब आया था उन्होंने बोले थे, जब अवाम उनकी मारती है पाकिस्तानियों को स्टेडियम्स के अंदर, तब किधर होते हैं हम? तो होते हैं ना, तब भी जुर्माने होते हैं, तब भी ये स्लेजिंग ही होती है। इट्स नॉर्मल, ये होता है, क्रिकेट में होता है। क्रिकेट में तो बाकायदा तौर पर मीरब कह रही है कि आइंदा के बाद हर प्लेयर सिर फाड़ दे एक दूसरे। नहीं, सर फाड़ने की बात मैंने नहीं किया, सर फाड़ने तक तो आप जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि एक गुजरते हुए शोल्डर का पुश हो जाना कुछ या भी नहीं कुछ होता। ऐसा जो है, ये इतना बड़ा, अगर कोई आपको मार देगा आपको कुछ नहीं कहेंगे आप उसको?
देखिए उसने भी कुछ नहीं कहा है, सैम ने भी कुछ नहीं कहा। अगर लीगल होता ना तो वो बैट मार देता विराट के सर में, अगर लीगल होता। अगर वहां पर जवाब यही होता ना तो फिर वो बैट मार देता लड़का, क्योंकि वो जो शीला था वो यंगस्टर था, 19 साल का नौजवान है वो। अब उस बच्चे में जो आके पहला मैच खेल रहा है उसमें, और एक बाबा हो गया खेलता आ रहा है बेचारा, और उसका इतना बड़ा नाम है पूरी दुनिया में, लोग उसको फॉलो करते हैं, यंगस्टर उसको एक अपना ड्रीम हीरो मानते हैं उसको मिलने के लिए, कई लोग उसको डिफेंड करते हैं। तो उनको, आपका क्या ख्याल है कि वो उनका मुकाबला बनता है उस बच्चे के साथ? मुझे ये बताएं। नहीं बनता। देखें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी इस तरह के बड़े मामला बड़ी दफा सामने आए हैं, शायद आपने मैचेस देखे होंगे। माजी को छोड़ें, और माजी क्या अभी की बात आप कर लें, करंट बात करें, कुछ माजी छोड़ दें, बात आप कर लें। माजी गुजर गए, माजी में पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं, रहा है माजी में हमारे क्रिकेटर क्या क्या करते हैं, अब आपको क्या बताएं। तो इसलिए माजी को फिनिश करें। ज्यादा स्लेजिंग ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ही आती है, आप एशेज खोल के देख ले, या आप ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच पाकिस्तानियों के साथ क्यों नहीं करते, या आप तो पाकिस्तान में भी होता रहा, शोएब अख्तर के साथ क्या नहीं हुआ? फिर माजी, चलो अब माजी को कनेक्ट करेंगे ना, अभी की बात करें ना। अभी तो हमारी तरफ से कोई प्लेयर एग्रेसिव इतना है ही नहीं। क्यों? एग्रेशन तब होता है जब परफॉर्मेंस आपकी बहुत बुलंद होती है। अभी इस वक्त तो हमारे प्लेयर्स खुद अंडर प्रेशर हुए होते हैं। आप कह रही हैं कि विराट कोहली की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस अभी चल रही है, जो वो इतनी जो है ना वो दिमाग उसका खराब हुआ है। रही तो है, मतलब बाबर यहाँ पे हर बंदे को चपेड़े मारे, नहीं चपेड़े मारने की हर प्लेयर को के बमूमा हो गया थले पे, बाबर का भी एटीट्यूड है, बाबर में भी एटीट्यूड है, बाबर यार ऐसे नहीं होता भाई, आपका आप नहीं, आप गलत बात कर रही हैं ना, ऐसे नहीं होता। आप देखें हमारे प्लेयर्स किसी से कम है क्या? हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्मेंसेस नहीं दी, साउथ अफ्रीका से नहीं जीते, आज भी ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते हम, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो फिर आप कह रही हैं कि हमारे पास ऐसे बड़े नाम नहीं है। बड़े नाम कैसे होते हैं? मतलब बिलबोर्ड लगा दें बड़े 50 में 50। कादिर प्लेयर्स में एग्रेशन होता है, बात को समझें, प्लेयर्स में एग्रेशन होता है, जहां पर विराट कोहली की तरफ शाहीन में नहीं है, हारिस में नहीं है, ये होता ही फास्ट बॉलर्स में है। बैट्समैन तो बदोबदी जाके इसने अपनी लाइमलाइट में, मैंने आपको कहा सिर्फ एक लाइमलाइट जो होती है ना वो इंसान को चाहिए होती है, वो किसी भी तरीके से ले सकता है। वो जब उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आती हैं तब उसको क्रेज होता है कि एकदम मैं जो है ना स्क्रीन पे रहूं, मैं टीवी पे रहूं, मैं जो है ना वो खबरों में रहूं, मैं हर चीज में रहूं, मेरा नाम आना चाहिए। क्रिकेट वो तो रिटायरमेंट दे रहे हैं, उन्होंने क्या करना है लाइमलाइट में रह के? फिर अब क्या करें? रिटायरमेंट दे रहे हैं तो मैं क्या करूं? दे रहे हैं जिसने क्रिकेट में रहना होता है, मैं उनका पुतला यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे उनको उनका स्वागत करूं, यहाँ पे उनका खड़ा करके पुतला। मुझे अब बताएं मैं क्या करूं? आप ये कहें कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको बहुत ज्यादा क्यों मैं कहूं भाई, क्यों मैं कहूं? सही कर रहा है जो भी कर रहा है, इनके साथ करना चाहिए ऐसे। ये तो फिर अब आप पर्सनल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सही कर रहे हैं, पर्सनल हो रहे हैं। नहीं पर्सनल नहीं हो रहे, मैं मेरा केड़ा उधार देना उन्होंने? आपको वीजा नहीं दिया था, है? वीजा नहीं दिया था ना दें भाई वीजा, मैं उधर जाके गांधी साहब नु हार चढ़ाना है। 2023 आपको वीजा नहीं मिला था, मुझे वीजा ना दे के उन्होंने जो डॉलर का रेट कम कर लिया ना वो एक दफा फिर कर ले, ना दे यार वीजा, आई डोंट केयर बस। चले खैर, व्हाट आई वुड से इज दैट के रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को। जी रिस्पेक्ट बिल्कुल लाजमी करनी चाहिए। विराट की तरफ से भी जो एक्शन आया उस पर दुनिया, विराट को माफी मांगनी चाहिए। हर कोई बात, उन्होंने अपनी गलती मान ली हुई है, कल की आपने खबर नहीं देखी है? ये आपको लिख के दिया उन्होंने? बिल्कुल उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने स्पेशली कहा है कि मीरब को ये बता दीजिएगा कि मैंने जो है वो माफी मांग ली है, ताकि मीरब कादिर को बता दे। तो वो उन्होंने कल की उनकी स्टेटमेंट आ चुकी हुई है, सैम कॉन्स्टास की तरफ से भी आई है, और ये बाकायदा तौर पर मामला कल सॉल्व हो गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसको आज की तारीख में भी इतनी ही हाइप दे रहा है जितनी कल दे रहा था, बिकॉज वो अपना भी ग्रज निकाल रहे हैं जो एयरपोर्ट पे मामला हुआ था। तो खैर ये है कि इतना ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहिए खिलाड़ियों के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ बढ़ते हैं। 22 को जो है वो पहला मैच लाहौर में होगा, और अगर हम देखें तो 19 को होगा पहला मैच कराची में पाकिस्तान न्यूजीलैंड, 22 को लाहौर में है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का है बिल्कुल। तो पाकिस्तान का जो एक पूल है उसमें न्यूजीलैंड है, फिर उसके बाद बांग्लादेश है, और उसके बाद जो है वो भारत है। और पाकिस्तान का जो पहला मैच कराची में है वो आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ है, तो पहला मैच ही मुश्किल है। और हम अगर टूर्नामेंट इससे पहले वाला देखते हैं हमारा T20 का, उसमें हमारा पहला मैच यूएसए के साथ था और हम बहुत मुतमईन थे। कादिर ने उस वक्त कहा था कि यूएसए को भी आपने हल्का नहीं लेना, वो प्लेयर्स अच्छे हैं, बट आई रिमेंबर कि हम लोग बहुत मुतमईन थे कि पहला मैच हमारा अच्छा होगा तो हमारे पास एक वो उसका बेनिफिट होगा कि हम आगे जो है वो मोराल हमारा हाई होगा। लेकिन वो चीज़ तो हमारी बिल्कुल ख़त्म हो गई। इस बार आप क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कादिर, पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हमारा जो है वो क्या होगा?
हम जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। हॉट फेवरेट होगी हमारी टीम टूर्नामेंट के फाइनल तक। अच्छा। और बिल्कुल हमें 2 मैचेस जीतने 3 में से अपने क्वालिफाई करने के लिए आगे, और इंशाल्लाह हम वो तीनों ही जीतेंगे इस मरतबा। मुश्किल मैच कौन सा लग रहा है तीनों में? पाकिस्तान इंडिया। पाकिस्तान इंडिया। और वो सबसे हमेशा से ही मुश्किल होता है, आसान नहीं लेना किसी भी टूर्नामेंट में। दोबारा कह रहा हूँ कि हमेशा आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट हो या कोई भी एशिया का टूर्नामेंट हो, आपने किसी दूसरी टीम को, हरीफ को आसान नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जो 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं ना, वो कुछ ना कुछ काबिलियत रखती हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही हैं। वरना श्रीलंका क्यों नहीं खेल रही, नेपाल क्यों नहीं खेल रही, बाकी टीमें क्यों नहीं खेल रही? इसलिए आपने बांग्लादेश को भी वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आपने इंडिया और न्यूजीलैंड के साथ मैचेस खेलने। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी तैयारी पूरी करनी चाहिए। माइंडसेट से यही जाना चाहिए कि पहले मैच हमने जीत से आगाज़ करना है और फिर हमने विनिंग स्ट्रीक रखनी है। बिल्कुल सही। ताकि हमारे ऊपर प्रेशर ना हो। पहला मैच खुदा ना खास्ता हमारे हाथ से निकला या हारे, वो फिर उसके बाद बांग्लादेश वाले मैच में भी प्रेशर होगा, इंडिया वाले मैच में भी प्रेशर होगा। इसलिए हमें कम से कम ये पहला मैच जो है वो अपने जीत के साथ जाना चाहिए और पहला और आखिरी समझ के खेलना चाहिए हर मैच को। अच्छा, एक कमेंट है लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ कि सागर बिश्त कह रहे हैं कि कादिर साहब जब स्टोनिस ने मारा था जायसवाल को, आपने उस वक्त क्यों बात नहीं की? अच्छा जी, मैं जाके स्टोनिस से पूछता हूँ यार कि क्यों मारा था भाई। और अब जो है ना वो पुराने वाले निकालेंगे किसे भाई। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि अगर विराट ने कर दिया है तो वो बिल्कुल ठीक किया है, या विराट ने कर दिया उसको नहीं करना चाहिए था। बुरे को बुरा कहना सीखें, अच्छे को अच्छा कहना सीखें। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा इंशाल्लाह। चले जी, इसी के साथ जो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कादिर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और कादिर और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विल कैच यू बैक, टेक केयर, बाय बाय।